जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो ग्रुप डी के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जिसका रिक्रूटमेंट नंबर है CN यहाँ पर 9/2025, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ क्या न्यू चेंजेस हुए हैं, क्या इस बार बदलाव किया गया है, कितनी वैकेंसियां हैं, इन सभी क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट है सबको यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हम लोग इस वीडियो में अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। जो हमारा पहला अपडेट है वो है यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो है 31 जनवरी से यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। आप 31 जनवरी से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और इसका जो लास्ट डेट दिया है वो दिया है क्लोजिंग डेट 2 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर 4 तक एप्लीकेशन फी 4 मार्च तक एप्लीकेशन फी यहाँ पर दे सकते हो। और यदि मॉडिफिकेशन की बात करें कि यदि आपका कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ गलतियां हो जाती है आपसे, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है मॉडिफिकेशन का डेट 5 मार्च से 14 मार्च तक यहाँ पर मॉडिफिकेशन का डेट दिया हुआ है। तो ये था हमारा डेट से रिलेटेड अपडेट्स जो यहाँ पर ग्रुप डी का दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना है वो है कि आपका 31 जनवरी से फॉर्म भरा स्टार्ट है, 2 मार्च इस फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। नेक्स्ट अपडेट जो हमारा यहाँ पे है वो है यहाँ पर जो वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 के पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जो ग्रुप डी के पोस्ट पर है। इसका यदि बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पर 18,000 बेसिक पे है। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 18,000 यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, यहाँ पर DA HRA वगैरह सब जोड़ करके आपको यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यदि मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है यहाँ पर एज पर एनेक्सर ए है। तो इसी वीडियो में जो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है किस पोस्ट पर कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई यहाँ पर रिक्वायर्ड है ये भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 ईयर्स एज लिमिट तक आ गया है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 22,195 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो ये था हमारा अपडेट। अब हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट हमारा यहाँ पर रहने वाला है वो है यहाँ पर कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर फोटो जो है वो क्या करना है, लाइव आपको कैप्चर करना है, लाइव फोटो आपको अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे तो वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होने चाहिए। जो भी आप साइन करते हो तो सिंपली आपका साइन इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट्स हैं उसी को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसका यहाँ पर PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में जो है प्रोवाइड कर दिया हूँ तो वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो अपडेट है वो है यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड। जो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है किस पोस्ट पर कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेडिकल है सबसे पहला है A2 मेडिकल। A2 मेडिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो भी पोस्ट पर मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई है उसको भी डिस्कशन करने वाले हैं आगे। सबसे पहले A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें आपका जो डिस्टेंस है जो आंख का है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिस्टिंक्ट विजन जो है वो होना चाहिए 6/9 6/9 यहाँ पर विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। A3 की बात करें यहाँ पर तो A3 के लिए आपके पास जो है डिस्टेंट विजन कितनी होनी चाहिए 6/9 और इसमें आप क्या है कि विथ और विदाउट ग्लासेस यहाँ पर अलाउ है। तो विथ और विदाउट ग्लासेस भी यहाँ पर अलाउ है। तो आपका जो आंख होना चाहिए वो 6/9 होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है 2 डायोप्टर तक जो पावर का है विथ जो ग्लास है, अगर आप ग्लास के लगा करके भी 2 डायोप्टर आप जो ग्लास यूज करते हैं जो चश्मा आप यूज करते हैं उसका डायोप्टर 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। इसमें क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें है कि 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस भी यहाँ पर अलाउ है। और जो आपके ग्लासेस का पावर रहेगा वो कितना यहाँ पर
4D से यहाँ पर 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर C1 मेडिकल की बात करें तो C1 में 6/12 और 6/18 यहाँ पर जो है क्या है विथ और विदाउट ग्लासेस है। और यहाँ पर बात करें तो ये क्या है 6/12 और 6/18 यहाँ पर विथ और विदाउट ग्लासेस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि यहाँ पर A2, A3 और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है सब में क्या है यहाँ पर कलर विजन रिक्वायर्ड है। आपके कलर विजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर A2, A3 और B1 मेडिकल के लिए आपको कलर विजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन C1 मेडिकल ऐसा स्टैंडर्ड है, इसमें क्या है कि आपको यदि कलर विजन भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर C1 जिसको भी यहाँ पर कलर विजन का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो यदि आपको प्रॉब्लम है तो जो भी पोस्ट यहाँ पर C1 कैटेगरी के है तो आप भी उस पोस्ट पर एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। जो नेक्स्ट अपडेट तो नेक्स्ट अपडेट हमारा एज लिमिट से रिलेटेड है। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 33 ईयर्स रखा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है एज भी बताया गया है कि आपका यदि UR एंड EWS से रिलेटेड है तो 2/1/1993 से पहले का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 2/1/1990 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर SC/ST के लिए 2/1/1988 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर यदि मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो कितना है 1/1/2008 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो ये एज से रिलेटेड यहाँ पर है। यहाँ पर ओबीसी को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और SC/ST को यहाँ पर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये था हमारा एज रिलैक्सेशन से यहाँ पर रिलेटेड। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट की और नेक्स्ट अपडेट जो हमारा यहाँ पर होने वाला है वो है हमारा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर बताया गया है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एनेक्सर ए में एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग से दिया हुआ है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड दिया गया है। आपके पास हायर डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है लास्ट डेट है उससे पहले आपका क्या होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यदि आप अप्रेंटिस किए हो तो वो अप्रेंटिस भी आपका क्लोजिंग डेट से पहले कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है हमारा यहाँ पर एग्जामिनेशन फी से रिलेटेड। एग्जामिनेशन फी के बारे में यहाँ क्या बताया गया है कि सभी कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपया एप्लीकेशन चार्जेस रखा गया है, जिसमें क्या है कि यहाँ पर 400 रुपया जो है वो क्या है रिफंडेबल है। जब आप एग्जाम दोगे तो 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि SC/ST और एक्स सर्विसमैन और साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी यहाँ पर 250 रुपया रखा गया है और वो टोटल 250 रुपया क्या होता है कि एग्जाम के बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा अपडेट एग्जामिनेशन फी से रिलेटेड। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है हमारा यहाँ पर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस से रिलेटेड। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो रिक्रूटमेंट निकलता है ग्रुप डी के पोस्ट पर, यहाँ पर क्या होता है कि अप्रेंटिस वाले के लिए अलग से वैकेंसी कुछ रिजर्व रहती है और बाकी सब स्टूडेंट के लिए जो होता है अलग से वैकेंसी रहता है। तो जो वैकेंसी यहाँ पर अप्रेंटिस वाले के लिए है उसमें यहाँ पर जो स्टूडेंट अलग से है जो अप्रेंटिस नहीं किए हुए वो एलिजिबल नहीं है, बट जो अप्रेंटिस किए हुए हैं वो बाकी वैकेंसी पर भी एलिजिबल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि जो यहाँ पर आपका क्या है कि अप्रेंटिस आप किए हुए हैं वो आपका अप्रेंटिस क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म का है 2 मार्च 2026, इससे पहले आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए। अप्रेंटिस से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट जो हमारा यहाँ पर है नेक्स्ट अपडेट है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फॉर्म से रिलेटेड। यदि आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और इस पोस्ट पर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है हमारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है यहाँ पर क्या होने वाला है ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको जो है एक ही एप्लीकेशन अप्लाई यहाँ पर करने हैं और यहाँ पर क्या करनी है कि जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो है यहाँ पर कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहले होगा आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और यहाँ पर क्या होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये यहाँ पर 4 स्टेजेस है जो आपको क्वालिफाई करने हैं, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है।
अब सीबीटी की बात करें तो सीबीटी में क्या होने वाला है, यहाँ पर सीबीटी में आपको एग्जाम ड्यूरेशन जो रहेगा कितने मिनट का रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, जिसमें आपको क्या करने हैं, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, उसके बाद मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करें एंड करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ऑफिशियल जो है सिलेबस भी दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या पढ़ने हैं, जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ने हैं, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको कंप्लीट इसका जो है डिस्कशन सिलेबस का एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट जो है वो क्या है, यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी टेस्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर है। यहाँ पर जो सीबीटी क्वालिफाई करेगा तो 3 टाइम्स स्टूडेंट को यहाँ पर पीईटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो स्टूडेंट सीबीटी क्वालिफाई करेंगे तो एक वैकेंसी के लिए तीसरे यहाँ पर क्या होगा कि 3 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, मतलब 3 टाइम्स स्टूडेंट को, जितना भी वैकेंसी रहेगा उसके 3 टाइम्स स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब है कि क्या यहाँ पर पीईटी टेस्ट जो रहेगा उसके लिए क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले जो है मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी का वेट आपको यहाँ पर कैरी करना होगा, जिसको आपको 100 मीटर तक 2 मिनट में आपको यहाँ पर लेके जाना है। नेक्स्ट जो है उसके साथ आपको क्या करना है, 100 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में कवर करने हैं। और इसके लिए आपको बता दूं कि एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस आपको नहीं मिलने वाला है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि 20 केजी का जो कैरी है वो आपको करना होगा 100 मीटर तक 2 मिनट में। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 1000 मीटर जो डिस्टेंस है उसमें कोई भी यहाँ पर छूट नहीं किया हुआ है, आपको भी 1000 मीटर यहाँ पर रनिंग करना होगा, जिसके लिए आपको टाइम मिला मिला है यहाँ पर 5 मिनट 40 सेकंड का। तो आपको टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है, बट डिस्टेंस जो है वो सेम है दोनों के लिए। तो ये था पीईटी टेस्ट में आपको क्या क्राइटेरिया है, क्या फॉलो करना है, ये था। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर 1:1 में बुलाया जाएगा, जितने ही वैकेंसी है उतने यहाँ पर स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बाद में जब यहाँ पर सीट वैकेंट रहती है, कुछ स्टूडेंट मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उस वैकेंसी के लिए यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंड डीवी और थर्ड डीवी यहाँ पर निकाला जाता है। लेकिन फर्स्ट डीवी जो है वो क्या होगा यहाँ पर कि 1:1 में ही निकाला जाएगा। यहाँ पर जितनी वैकेंसी है उतने ही स्टूडेंट को यहाँ पर डीवी एंड मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अब नेक्स्ट अपडेट हमारा यहाँ पर है कि हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रिएट एन अकाउंट करना है, जो आरआरबी के पोर्टल है उस पर आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट करना है। आपको अपना अकाउंट बनाना है, जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है उस डिटेल को फिल करने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है। यदि आपका पहले से अकाउंट है तो सिंपली आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट जो हमारा यहाँ पर है वो है पोस्ट से रिलेटेड, कि यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी निकला हुआ है आरआरबी ग्रुप टी में, जिसमें आपको टोटल 14 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिसमें पहला बात करें तो असिस्टेंट टीआरडी के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई है, मेडिकल कितनी होनी चाहिए, आपको B1 मेडिकल क्वालिफाई होनी चाहिए। अब B1 मेडिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है कि यहाँ पर B1 में क्या क्या आता है। और आगे नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेशंस के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, जहाँ पर जो है B1 मेडिकल क्राइटेरिया यहाँ भी रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, जो B1 मेडिकल क्राइटेरिया इसमें भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्या है, असिस्टेंट एसएनटी के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जो एसएनटी के पोस्ट पर यहाँ पर जो एसएनटी डिपार्टमेंट है इसके लिए यहाँ पर B1 मेडिकल रिक्वायर्ड है। अगला हमारा यहाँ पर जो पोस्ट है वो है पॉइंट्समैन बी का यहाँ पर पोस्ट है, जिसके लिए भी यहाँ पर क्या है मेडिकल क्राइटेरिया A2 रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जिसके लिए यहाँ पर A3 मेडिकल कैटेगरी यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर का, जिसके लिए यहाँ पर B1 मेडिकल कैटेगरी क्वालिफाई यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारा यहाँ पर वो क्या है, असिस्टेंट ब्रिज के लिए यहाँ पर है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, इसमें भी आपको B1 मेडिकल कैटेगरी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर असिस्टेंट कैरियर एंड वैगन के लिए, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पर पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पर B1 मेडिकल रिक्वायर्ड है। अगला जो हमारा यहाँ पर पोस्ट है वो है असिस्टेंट लोकोसेट का, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, जिसके लिए यहाँ पर B1 मेडिकल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा यहाँ पर असिस्टेंट पीवे का, जिसके लिए यहाँ पर B1 मेडिकल रिक्वायर्ड है।
अगला पोस्ट जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है वो है असिस्टेंट ऑपरेशन, जो इलेक्ट्रिकल का है। उसके लिए यहाँ पर C1 मेडिकल यहाँ पर क्या है रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो है हमारा वहां पर यहाँ पर है असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर इसके लिए क्या है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है और इसके लिए जो मेडिकल रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पर B1। अगला पोस्ट जो हमारा है वो है असिस्टेंट एसएनटी का। इसके जो एसएनटी डिपार्टमेंट का पोस्ट है जो वर्कशॉप में निकला हुआ है, इसके लिए जो मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड है वो है C1 का। यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट यहाँ पर जो है उसके लिए क्या निकला हुआ है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। अब आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। आपको कौन सा पोस्ट पहले देना है, किस तरीके से आपको पोस्ट सिलेक्शन करना है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो पोस्ट का जो भी यहाँ पर क्या है, वर्क प्रोफाइल को यहाँ पर डिटेल से आपको बताऊंगा, फिर जाकर के मैं आपको यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन बताऊंगा। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और ITI यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। है यदि वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 3148 टोटल पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा नॉर्थ वेस्ट रेलवे के लिए, जो जयपुर है उसके लिए यहाँ पर कितना 974 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद के लिए यहाँ पर 1183 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए जो हुगली के लिए है यहाँ पर कितना 90 वैकेंसी निकला हुआ है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के लिए यहाँ पर 1143 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें तो भुवनेश्वर के लिए यहाँ पर 803 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के लिए बात करें तो 1199 के पोस्ट पर यहाँ पर क्या हुआ है रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है नॉर्थ रेलवे का, जो न्यू दिल्ली के लिए यहाँ पर 3533 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। उसके बाद है साउथर्न रेलवे के लिए जो चेन्नई का है, उसके लिए यहाँ पर 1036 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। नेक्स्ट जो है नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर के लिए यहाँ पर 1246 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के लिए यहाँ पर जो गुवाहाटी का है उसके लिए 1776 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे प्लस मेट्रो जो कोलकाता में चलता है। यहाँ पर आपको पता होगा कि मेट्रो कोलकाता में जो मेट्रो चलता है उसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही यहाँ पर क्या करते हैं रिक्रूट करते हैं, तो उसको मिलाकर के यहाँ पर टोटल 1206 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। नेक्स्ट है सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए यहाँ पर 1979 यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के लिए यहाँ पर 993 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें तो 949 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की बात करें तो 1012 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 22,195 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। यदि आप एलिजिबल हो तो आप जरूर से फॉर्म को अप्लाई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्शन करेंगे और साथ ही साथ क्या सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके से आप अपने प्लानिंग को बेहतर कर सकते हो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से यहाँ पर करके आप इस वैकेंसी में जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकला हुआ है इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।